हर बशर एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ों के मानी ढूंढिए और बूंद भर जल में समंदर की कहानी ढूंढिए। तो किसी शायर के इस खूबसूरत शेर के साथ आप सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, सादर वंदन। जैसा मैंने अभी ये शेर कहा कि हर बशर एक लफ्ज़ है। बशर यानी व्यक्ति, यानी इंसान। हर इंसान एक खूबसूरत शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता है और शब्दों के मानी ढूंढिए। शेर कहता है कि हमें उसका अर्थ समझने की ज़रूरत है, वो इंसान क्या है, और बूंद भर जल में समंदर की कहानी ढूंढिए। हर व्यक्ति परमात्मा की बनाई एक बूंद है और वो समुद्र। लेकिन हैरत ये है कि वो बूंद यानी एक व्यक्ति अपने आप में पूरा समंदर समेटे होता है। बहुत कुछ होता है उसके भीतर। जितना बड़ा समंदर के अंदर जल होता है उतना ही उसका आकाश, उसका पानी, उसका समंदर होता है। तो आज तो बूंद भर जल में समंदर की कहानी ढूंढिए। इस बूंद में से उस समंदर को तलाश करने की ज़रूरत है। आज मेरा सौभाग्य है, मैं अपनी दीदी के यहाँ आई हुई हूँ और मेरी दो बड़ी दीदियाँ इस समय मेरे साथ में हैं। मैं बारी बारी से दोनों के पास आऊँगी और उनके भीतर जो समंदर है उसको टटोलने की कोशिश करूँगी। पहले मैं जो मेरे दूसरे नंबर की दीदी हैं, बड़ी मंजू दीदी, मैं उनके पास अपनी बात लेकर के आऊँगी और उनके व्यक्तित्व से आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूँगी कि उनसे हमने क्या सीखा और आप क्या ले सकते हैं। मुझे याद आता है कि हम लोग पढ़ते थे पहले गोल्डन बाउल करके एक कहानी आती थी जिसमें एक माँ दादी और उनकी पोती रहती हैं। उनके घर में एक सोने का कटोरा होता है और उस पर इतनी धूल चढ़ी रहती है कि वो पहचान नहीं पाते कि ये सोने का कटोरा है और वो उसको उसके बदले नए बर्तन लेना चाहते हैं। तो यहाँ जो मैं दीदी की बात कर रही हूँ, मेरी जो बड़ी दीदी हैं, इन पर चुप्पियों की इन्होंने जो है वो धूल डाल रखी है। आज मैं खुरचने की कोशिश करूँगी, मैं देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतनी ये नॉलेजेबल है। पर ये जब मौन टूटे तब ना, और आज मैं इस मौन को तोड़ने की कोशिश करूँगी दीदी के पास आ करके, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं दीदी से उम्र में बहुत छोटी हूँ। दीदी शायद 14-15 साल का कुछ अंतर होगा। 14 साल का अंतर है दीदी में और मुझ में। तो उस समय की दीदी किस ज़माने की, सन 1984 में दीदी ने MA कर लिया था, लगभग कर चुकी थी ना, किसमें 84 में पास आउट कर लिया था। मैं आपको थोड़ा सा अभी पहले, मैं दीदी से बात तो कर रही हूँ, मैं दीदी की ओर ले चलती हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये मौन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं भी जो है वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मैं मौन तोड़ने का प्रयास करूँगी। ये मेरी दीदी सामने है। हाँ, तो दीदी शायद सन 84 में 84 में MA फर्स्ट ईयर किया था मैंने। हाँ, और 85 में हाँ। शादी के बाद फाइनल अच्छा किया था, लेकिन उसमें नंबर कम आए तो फिर मैंने दोबारा से सोशियोलॉजी से MA किया। मतलब डबल MA हुआ है? हाँ, तब डबल में हुआ। तो 84-85 में MA हो गया था। हाँ हाँ, वो समय यानी आप 85-86 में डबल में हो गया था मेरा। उस जमाने में जब लोग जो है इंटर BA को भी बहुत मानते थे, और दीदी ने MA कर लिया था, वो भी डबल MA कर लिया था। तो आखिर उसके बाद दीदी ने, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके अंदर जो कुछ भी है उसको, उस हुनर को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मगर दीदी ने चुप्पियाँ क्यों साधी और ये चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ाई, या ऐसा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया, मैं इस बारे में आज दीदी से मैं बात करूँगी। तो मेरे प्रश्न रहेंगे और दीदी का चेहरा। मैं अभी आपको जो है मिलती हूँ थोड़ा सा, मैं दीदी की ओर ही कैमरा घुमा करके बात करूँगी। दूसरा वीडियो मैं इसके साथ ही ऐड करते हुए वो बात शुरू करूँगी। अब दर्शकों, आप देख सकते हैं दीदी बिल्कुल मेरे सामने हैं और मैंने कैमरे का मुंह दीदी की ओर घुमा दिया है। तो दीदी, उस ज़माने में, जिस ज़माने में पढ़ाई की बहुत वैल्यू थी और इंटर और BA तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और आपकी शादी हो गई उस समय पर, लेकिन फिर आपने कुछ ऐसा काम क्यों नहीं किया, या ऐसा आप उस किसी क्षेत्र में क्यों नहीं गई, क्यों चुप्पी साध ली? कोई ऐसा कोई खास कारण था? वैसे मैं बता दूं कि दीदी बहुत अनुशासित रही हैं शुरुआत से ही। मैं और भैया तो बहुत डरते थे दीदी से पढ़ाई नहीं करने के पीछे। हाँ दीदी, ये बताओ। हाँ, सबसे पहले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और
सन 84 में मेरी शादी हो गई थी। मैंने एमए फर्स्ट ईयर किया था। शादी के बाद मैंने एमए फाइनल किया पॉलिटिकल साइंस से। उसमें मेरे नंबर कम आए, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया। तो उसमें प्राइवेट ही किया। तो उसमें पास हो गई थी मैं। अब जहां तक फिर मेरी शादी हो गई तो मैं आ गई बिल्कुल अपोजिट साइड में, रहन सहन के बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ तो हमारा गांव था, गांव का माहौल कभी हमने देखा नहीं ऐसा, और साथ में जानवर वगैरह। और फिर मैं सबसे बड़ी थी तो कहीं घर से बाहर निकलना ना मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था। ये इस मामले में मैं आना चाह रही थी क्योंकि जो बच्चों को मैं बताना चाह रही हूँ वो ये, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद से निकलकर बाहर चलूं। ना ये बात है सारी, क्योंकि सारी घर की जिम्मेदारी भी आ गई थी ना। मेरे 2-3 देवर थे और वो भी पढ़ ही रहे थे, तीनों देवर मेरे। ससुर जी थे नहीं, और हमारी जो ईजा हैं वो भी गृहिणी हैं, वो विडो हो गई थी। तो और हमारा परिवार पूरा संयुक्त परिवार था। भाई यही है मेन चीज। मैंने अपनी गृहस्थी देखी। हाँ, गृहस्थी भी देखी और फिर अपोजिट काम में आ गई। एक तो पढ़ाई पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस था पहले कि कुछ करूंगी जरूर मैं, ऐसे करके। लेकिन जब मेरी शादी होगी तो बिल्कुल अपोजिट साइड में आ गई मैं। कुछ भी नहीं कर पाई। और यहाँ पर था जैसे खेतों का काम करना, जानवर थे, जानवर को देखना। मैंने कभी जानवर देखे थे लेकिन काम कभी नहीं किया। जानवरों का दूध निकालना और खेत में काम करना, मैंने कभी जानवर देखे नहीं। तो मैंने अपनी चाची सास थी हमारी, उन्होंने मेरे को दूध लगाना सिखाया, जानवर का दूध लगाना। अब मैं इसी तो हावी हो गई, इसी साइड को ढल गई मैं ऐसे। लेकिन दीदी मैं ये मानती हूँ ना, जैसे कि मतलब अगर हम इसमें कोई शक नहीं कि जो है बहुत खूबसूरत गृहिणी का किरदार निभाया, बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को संतुलित किया, और आज ईश्वर की कृपा से दोनों बेटे अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, और बेटी भी डॉक्टर है, दामाद भी डॉक्टर है, सब कुछ बहुत बढ़िया फैमिली को संभाला है। लेकिन मैं ये समझती हूँ ना, जब जिसके अंदर अगर एक हुनर है, को योग्यता है, तो उससे अगर हम निकल करके बाहर आए, पूरा समाज लाभान्वित होता है। आपको शायद विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं क्लासेस में जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं इस बात का जिक्र करती हूँ। मैं कहती हूँ कि उस ज़माने में दीदी ने एमए कर लिया था शायद, लेकिन जो मुझे कारण नजर आता है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन एक ये है कि मेरे को सपोर्ट भी नहीं मिला ना, सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। हस्बैंड भी थे, वो कहने लगे थे कैसे बाहर को निकलेगी, क्योंकि घर के काम हैं और सभी चीज देखना है ना। इस मारे जो भी है घर में ही रहो जैसे भी है। लेकिन फिर ये एक अच्छी बात है, बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए मेरी, सबसे बच्ची। मैंने कहा अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं अपने बच्चों में, ये होता है कि जब हम खुद पूरे नहीं कर पाते, जो सपने मेरे पूरे नहीं हो मैं बच्चों में पूरा करूं। तो मैंने अपने बच्चों को मतलब पूरा पढ़ाई की और पूरी तरह से उनको आश्वासित करा, उनको पढ़ाया। हालांकि मेरे 6-7 जानवर थे, तो सुबह 3 बजे उठती थी मैं। वो तो अभी भी वही तो आदत पड़ गई। सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के सबसे पहले जानवरों का काम किया, 4 बजे से बच्चों को उठाए, बच्चों को पढ़ाया। फिर वही 5-6 बजे तक फिर बच्चों की तैयारी करी, नाश्ता बनाया, सभी चीज हुआ। इस तरह बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। तो आज भगवान की दया से बच्चे सभी अपने अपने जगह पे हैं। बेटी डॉक्टर है और बच्चे दोनों इंजीनियर हैं। और यही मेरा सपना था कि दोनों मतलब तीनों बच्चे मेरे अच्छी जगह अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बस आपकी बात के लिए मुझे अब मेरी एक गजल है, मैं जो है सुनाना चाहूंगी कि कई प्रतिबंध हैं बस लड़कियों के वास्ते, और रास्ते कई बंद हैं बस लड़कियों के वास्ते, और गीत मस्ती के पुरुष के वास्ते लिखे गए बेबसी के छंद हैं बस लड़कियों के वास्ते। और इसी का एक और शेर है कि वो कहीं भी जाएं, कैसे भी रहें, कुछ भी करें, माएँ फिक्रमंद हैं बस लड़कियों के वास्ते। तो लड़कियों के लिए राह आसान नहीं होती, लेकिन जो है मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि कोई बच्चा, आप क्या चाहोगे कि अगर जैसे मैं तो क्योंकि हमारा तो बालिका विद्यालय है, तो बच्चियाँ बहुत सारी हैं, तो उनको अगर कदम बाहर, उनके अंदर ऐसा कुछ है, कोई योग्यता है, तो आप क्या उनके लिए संदेश देना चाहोगे कि वो अपनी झिझक को तोड़ें, और अगर सपोर्ट ना भी मिल रहा है तो भी कोशिश करें पांव बढ़ाने की, क्या करें वो ना। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ अपनी झिझक को छोड़ना चाहिए, जो अपनी योग्यता है जिसको। जैसे मेरे को सिलाई का बहुत शौक था। ये तो हम भी जानते हैं। ये बेबी के कपड़े खुद सिले, मतलब खुद पहले से बच्चों की सभी बहनों की ड्रेसेस सिलती थी मैं, सभी चीज का
शौक था, लेकिन मैं बाहर को नहीं निकल पाई इससे भी ना। हाँ, तो मैं अपनी मेरी छोटी दिरानियां हैं, मैं उनसे कहती हूँ तुम लोग बाहर निकलो, हाँ, घर में बैठ के मत रखो, बिल्कुल, जो तुमको योग्यता है वो सब करो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो पढ़ो, अभी भी पढ़ो। मैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती ना। इसलिए मैं अपनी देरानी को भी समझाती हूँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये आपके अंदर कोई भी हुनर है, चाहे वो आप ज्ञान बांट सकते हैं, हाँ, किसी भी फील्ड में है, तो झिझक तोड़ के आगे आना होगा। जब हम हिम्मत जुटाएंगे तब हमें, हाँ, तब ऊपर वाला भी हिम्मत देता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि दीदी शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासित इनका जीवन रहा है। हम लोग भी जब छोटे थे, मैं और भैया छोटे छोटे थे, और क्योंकि दीदी और हमें बहुत अंतर है, हाँ, तो इसलिए डरते थे। और इवन मतलब दीदी इतनी होशियार थी, और हम लोग जैसे शाम को अगर देर हो जाती थी घर लौटने में, तो दोनों भैया और मेरी हाल खराब हो जाती थी कि अब पिटेंगे तब पिटेंगे। पर आपने जो जीवन जो अपना एक तरह से होम किया है बहुत सारी चीज़ों को, मैं ये चाहती हूँ कि किसी के अंदर, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, तो वो उससे पूरा समाज लाभान्वित हो, कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और फिलहाल मैं दीदी का देखिए, एक हालांकि बहुत सारे दर्शक ये सोच सकते हैं कि अपनी दीदी का ही वीडियो बना रही, लेकिन और कोई ये अनुमान भी लगा सकता है कि अंधा बाटे रेवड़ी अब फिर अपने को दे। लेकिन क्योंकि मैं दीदी को बचपन से जानती हूँ, और जब से मैंने होश संभाला है, दीदी के क्रियाकलाप हर चीज़ पर नज़र है, इसलिए मैं रूबरू कराना चाहती थी, इस चीज़ को मैं आपके सामने लाना चाहती थी। ये सब बच्चियाँ देखे जाने कि जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे ना खुद, बिल्कुल सारी बात तो हिम्मत को लेके, हाँ, हिम्मत तो वो पहला कदम तोड़नी होगी, बिल्कुल, झिझक पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोचें। और हमें क्या होता है, एक अनदेखा जिसको हमने, वो समय जो अभी आया भी नहीं है, उसका डर हमारे दिमाग में पहले बैठ जाता है, तो इसलिए कि पता नहीं सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा स्थिति। लेकिन आप विश्वास करके मानिए, आप मनोविज्ञान पढ़िए, कई किताबें ऐसी, स्वेट मार्टिन को पढ़िए, आप ये पाएंगे कि जो आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं ना, जहाँ वहाँ रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो दीदी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे और स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, मेरे बच्चे? बस यही कहना चाहूंगी कि आप जैसे भी हैं, अपनी सबसे पहले तो अपनी झिझक खोलिए, सबसे और जिस राम को चुन रखा आपने, उसमें लगातार आगे बढ़ते रहिए, है नहीं? हाँ, तो ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष। इसी क्रम में मेरे पास एक और व्यक्तित्व है, वो मेरी दूसरी दीदी, उनके बाद वाली जो दीदी हैं, इनकी विशेषताएं कुछ और अलग हैं। ये दीदी के लिए जो अनुकरणीय व्यक्तित्व है, ये इनका नाम श्रीमती पुष्पा जोशी है, जिनसे मैं अभी आपको मिलवाऊंगी। इनसे मैंने क्या सीखा है, इनकी पॉजिटिव सोच जो है ना, इतना सकारात्मक दृष्टिकोण, इतना सकारात्मक रवैया कि वो जीवन में कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं तो वो होकर ही रहेगी। इनकी हर चीज़ में मैंने ये देखा और ये सीखा है। और छोटी छोटी चीज़ों से दीदी कभी भी परेशानी से घबराई नहीं है। और मैं तो मुझे ये लगता है ना, मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ कि तुम लोग अगर आपस में भी बैठते हो, हम बातें करते हो, तो सार्थक बातें हो जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसमें से कुछ अच्छा नया निकल करके सामने आए। तो आज मुझे ये मौका मिला। हम हालांकि इधर उधर की गप्पों में भी बहुत सारा समय बर्बाद कर सकते थे, पर इसी समय में से समय चुरा रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। और अब भी मैं आपको ये जो है उनके बाद वाली पुष्पा दीदी के पास लिए चलती हूँ। दीदी से उनके अनुभव जानूंगी कि उनके लिए जीवन के मायने क्या हैं। जैसे अभी मैंने आपको मंजू दीदी से मिलवाया, तो ये काफ़ी टैलेंटेड, पढ़ाई के मामले में बहुत अव्वल रही थी, लेकिन चाहे उनकी संकोच कहिए, परिस्थिति कहिए, जो भी स्थिति थी, वो आगे बढ़ करके उन्होंने उसको साधा नहीं। वो मैं परिस्थितियों को भी कहूँगी, लेकिन हमें पहला कदम उठाना पड़ता है। यहाँ मैं पुष्पा दीदी की संदर्भ में कि वो इतनी सकारात्मक हैं, वो प्रशंसा करना चाहूँगी। मैं दीदी से ही बात करूँगी और आप लोगों को लिए चलती हूँ अब दीदी की ओर। तो इनसे कुछ सवाल मैं पूछूँगी, आप तैयार रहें सुनने के लिए। मैं मोड़ती हूँ, कैमरा मोड़ती हूँ दीदी की ओर। दीदी, हाँ, उनसे मंजू दीदी की बात, जो दीदी हैं पुष्पा दीदी, ये छोटी वाली दीदी हैं। और मैं दीदी आपसे कितना छोटी हूँ मैं? लगभग ऐसी, मैं से 10 साल छोटी हूँ। 10-11 साल छोटी होंगी ना? 11 साल। हाँ। तो दीदी एक चीज़ ये बताइए मुझे कि मैंने जब भी, चाहे आपसे आमने सामने की बात होती है, चाहे फ़ोन पर बात होती है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज़ में, ये इतनी धनात्मकता, ये इतनी पॉजिटिवनेस आप कहाँ से लाते हो?
आप कहते हो हर चीज में आपका एक एक जो है वो रहता है, एक पेट वाक्य है आपका, वो है हाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ देखो बेटा, पहले तो ये सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ दीदी, मैंने आपसे ये कहा था कि आपका जो सकारात्मक रवैया है, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है, काबिले तारीफ। और हम बहुत, आज मैं बड़ी वो जो पिथौरागढ़ वाली दीदी रहती है उससे भी मैं चर्चा कर रही थी, मैंने कहा ये तो हैट्स ऑफ है दीदी को, सैल्यूट है कि चाहे जो परिस्थिति आए, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी इंसान के जीवन में विपत्ति ना आए, परेशानी ना आए, लेकिन आप कठिनाई भी आए तो भी आप एक ही बात कहते हो हमेशा कि सब ठीक हो जाएगा। तो इसका राज जरा ये दर्शकों को आप बताएं, सुनने वालों को। ये देखिए, ये तो ये है ना कि हमारे मतलब हमको ये पता है कि हमारे मुंह में एक दफे सरस्वती बैठती है। बहुत सुंदर बात। हाँ, और हमको ये पता नहीं रहता कि हमारे मुंह में सरस्वती कब बैठी है। हाँ, इसलिए पहले ये कह दो कि सब ठीक हो जाएगा, तो उस समय सरस्वती मुंह में आ जाती है खुद ही। क्या बात है, क्या बात है, खुद ही आती है वो सरस्वती। बहुत ही सही। हाँ, और फिर सरस्वती माँ कहती है कि तुम हाँ सबसे कहो कि ठीक हो जाएगा तो सबका भला होगा। और ऐसे ही मैं सबसे कहती हूँ, मतलब कुछ भी मत गलत सोचो और सब अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सरस्वती एक बार जरूर आएगी मेरे सामने। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। वास्तव में ऐसा होता है। देखिए, अगर हम कोई भी अगर गलत कह रहा है तो उससे कभी गलत मत कहो, हो सकता है वो गलत मेरी कोई लग जाए। बिल्कुल सही बात। हाँ, बहुत सही बात। तो इसलिए जितनी मतलब सकारात्मक है उतनी, कोई भी अगर गलत कह रहा है तो उससे गलत मत कहो। पहले अपने में सोचो कि हम गलत हैं तो वो शायद हमको ही लग जाएगा। आज सुबह ही मुझे सुबह से यही गाना याद आ रहा था, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा। बस ऐसी। अभी मैं नोएडा में भी रहती हूँ। यहाँ से मैं बच्चों के साथ नोएडा चलेगी। वहाँ भी लोग कहते हैं कि मतलब आप ऐसी बातें क्यों कहते हो। मैं कहती बच्चों, वहाँ मेरे से बड़े भी मुझको आंटी कहते हैं, मेरे से छोटे बच्चे भी आंटी कहते हैं, जगत आंटी कहते हैं। मैं जगत आंटी हो गई और मेरे बच्चे उन्हें कम पहचानते हैं। मेरे उससे मेरे बच्चों ने ज्यादा पहचान हुई है। जी जी जी। और मुझे जैसे कि कहीं भी कुछ हो और आने जाने गाने का, चाहे आता भी ना हो फिर भी जैसे गाने का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैं मतलब ये नहीं सोचती हूँ कि ये झिझक किसको कहते हैं। मैं मतलब आदमी कहता है मैं सुंदर नहीं हूँ, आगे नहीं जाऊँ, मैं ऐसी नहीं हूँ तो मैं आगे। सुंदरता तो खुद अपने अपने काबिलियत से दिखेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चेहरा सुंदर है तो वो सुंदरता तो आएगी वो तो क्षणिक प्रभाव होगा उसका। या मैं रोज कपड़े बदलूं तो मैं सुंदर दिखूंगी नहीं। इसलिए मेरा एक ये है कि मतलब बाहर निकलो और जो अपने को आता है वो बाहर दिखाओ। और उससे ही सुंदरता बढ़ेगी और ना कि कपड़े और चेहरे से। बहुत बहुत ही सुंदर बात दीदी। तो ये अभी मैं भी दीदी की ओर आ जाती हूँ। और ये अभी देखिए, ये दो जस्ट संस्कृत में एक उक्ति आती ना कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना और कुंडे कुंडे नवा पया। हर व्यक्ति का अलग मस्तिष्क है, उसकी अलग सोच है और वो अपने जीवन में अपनी सोच के अनुसार चलता है। तो हमको केवल क्या गुण लेने हैं जो हमें महसूस होता है कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं, उसको हमें अपने भीतर उतार करके चलना है और वो चीज़ें लेनी हैं। दर्शकों, ये मेरी दोनों दीदियाँ मेरे साथ में हैं। अभी आपने पुष्पा दीदी का बयान सुना, उनकी बात सुनी कि हमेशा आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि एक बार सरस्वती माँ ज़रूर बैठती हैं जीवा पर। तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो क्या पता आपकी कौन सी वाणी सच होने जा रही है। इसलिए हमेशा अपने बारे में भी सकारात्मक रहें और दूसरे के बारे में भी सकारात्मक ही सोचें, चाहे वो आपके बारे में नेगेटिव क्यों नहीं सोच रहा है। वो अगर ऋणात्मक भी सोचता है, नकारात्मक भी सोचता है, तो ये उसकी सोच है, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है ना। और आज देखिए, हम अभी यहाँ पर 3 बहनें हैं। एक दीदी अभी मेरे पिथौरागढ़ में है, उसको भी हम मिस कर रहे हैं, और एक लखनऊ में रहती है। तो मुझे याद आता है दीदी, पहले मेरे ईजा कहती थी ना कि दीदी लोग तो मेरी बहुत होशियार है। मैं बच्चों को भी बताती हूँ, खुल के बता देती हूँ मैं
कि मंजू दीदी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और पुष्पा दीदी बाकी के अन्य क्रियाकलापों में, जिसे हम होम साइंस संबंधी कहते हैं, उसमें बहुत एक्सपर्ट हर जो आज कार्य में दक्ष थी। हाँ बिल्कुल। वो जो उसको कहते हैं ना कि आर्ट एंड क्राफ्ट में सिखाते हैं खराब चीज़ों से कुछ वो बना लेना, जो बेकार निष्प्रयोज्य चीज़ें होती है, उसमें ये पारंगत है बिना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है डिप्लोमा लिए बगैर भी। और मैं जो थी, मेरे को खाली एक पढ़ने का शुरू हुआ और ईजा कहती थी कि ये चली कस के खोला तो ईजा को हमेशा मेरी फिक्र होती थी कि इसको ना तो क्या कहते हैं कुछ काटना बुनना आता है, ना खाना पकाना आता है। और दर्शकों मैं आपको बताऊं कि ये मेरी दीदी, मतलब जो मंजू दीदी है, एक बार मैंने घर में कोई काम नहीं किया था, ये पहले इवन जब तक ये पुष्पा दीदी जो बैठी है, इसकी शादी जब तक नहीं हुई थी तो मेरी चुटिया भी यही घूमती थी, मुझे चोटी तक बनाना नहीं आता था। इसकी शादी के बाद मैंने चोटी बनाना सीखा। तो उस समय पर ईजा को यही फिक्र होती थी कि ये लड़की ना तो पकाना जानती है, ना बुनना जानती है, ना काटना जानती है, ये क्या करेगी। तो देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था पढ़ना और बोल लेना, अपनी बात को समझाना। तो आज मैं जो कुछ भी कह पाती हूँ या टीचिंग की लाइन में भी हूँ तो इसी की बदौलत हूँ। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो संदेश अभी मैंने दीदी लोगों से कहा, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मैं मौन को खुरचने की कोशिश करूँगी तो अंदर से फिर गोल्डन बाउल निकल करके आएगी। तो ये विचारों की जो गोल्डन बाउल आई है ना, दीदी ने, मंजू दीदी ने अभी आपको ये बताया कि आप अपने अंदर की झिझक तोड़िए। मैं आप मतलब ये विश्वास नहीं होगा कि मैं जब भी कभी अवसर होता है, मैं क्लास में कहती हूँ बच्चों से कि आप आओ स्टेज पर बोलो, क्योंकि हम लोग वैसे बैठकर तो तमाम बातें कर लेते हैं ना, आपस में तो हम इधर उधर की गप्पे मारते, लेकिन वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होती, फ्रूटफुल नहीं होती, उसमें कोई फूल नहीं खिलता। लेकिन जो हम उपयोग कर लेते हैं ना, बातों को सदुपयोग कर लेते हैं, वो 110% आज नहीं तो कल फलीभूत होता है। दूसरी चीज़, पुष्पा दीदी वाली बात देखिए, एक विज्ञान है और एक पराविज्ञान है। मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि पॉजिटिव रहकर लोगों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया है, इवन बीमारियों को भी जीता है। तो आप जब किसी भी चीज़ के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं और ये सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आज कठिन समय ज़रूर है लेकिन कल को ये भी सही हो जाएगा, तो ऐसी भावना आपको जीवन में निश्चित रूप से आगे की ओर ले जाएगी। तो आज के लिए, आज ये समय मिला दीदी के पास मिलने के लिए आना था, और मेरे मन में काफ़ी दिनों से था कि मैं अपनी दीदियों से बात करूं, उनसे पूछूं। हालांकि बात तो मैं करती रहती हूं, लेकिन उनसे कुछ ऐसा निकलवाऊं जो हम सब के लिए यूज़फुल हो। आज वो समय सार्थक हुआ। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी किसी और बात के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हम सबका नमस्कार।